हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, जिसको हम लोग के की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन। टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, एंड लैम्डा एम का मतलब क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि जो कंडक्टिविटी है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को चेंज करने के साथ साथ किस तरीके से चेंज होती है, एंड जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किस तरह से चेंज होती है। इस क्लास में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो हमारा कप्पा है, कप्पा का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कंडक्टिविटी है वो किस तरह से चेंज होती है, किसके साथ? इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को चेंज करने के साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ कप्पा। कप्पा मींस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर केवल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हमने सिर्फ यहाँ कंसंट्रेशन लिख रखा है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो आगे किसका कंसंट्रेशन? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। तो यहां पर जो कप्पा है, कप्पा को आप इस साइड लिखिए, और यहां पर हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। CONC कंसंट्रेशन समझ जाइएगा। यदि यहां पर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। और जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो कप्पा भी हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने के लिए जब आप ये जानेंगे कि कप्पा किस बात पर डिपेंड करता है, तभी आप ये बात समझ पाएंगे कि कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करने से ये इस तरह से चेंज हो रहा है। इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जा रहा है और कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर कप्पा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ा सा हम यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे, उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में क्या है? हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने क्या किया होगा? हमने कोई सॉल्वेंट लिया होगा, उस सॉल्वेंट में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट हम उसको बोलते हैं, उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज हो जाता है, मतलब अपने आयन में टूट जाता है। तो ऐसा यहां पर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो अपने आयन में टूट सकता है वाटर में डिसॉल्व करने पर। सपोज दैट हमने यहां पर क्या लिया? NaCl। NaCl मींस क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये NaCl Na+ एंड Cl- में ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा, अपने आयन में सेपरेट हो जाएगा। अब यहां पर सॉल्यूशन तो हमने प्रिपेयर कर लिया, सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसके कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे हम और ये देखेंगे कि जो इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। हम इसको यहां चेक करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए
कि यहां पर जो नंबर ऑफ आयंस हैं ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। ठीक, जैसे अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना चाहें तो कंडक्टर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हमने डिसॉल्व कर रखा उसमें आयन प्रेजेंट है। जो आयोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मतलब वो कंडक्टर होगा। तो ये भी आपका एक तरह का कंडक्टर है। तो कंडक्टर क्यों है ये, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। और पास किसके वजह से हो रही, ये पास हो रही है इसमें जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं इनके वजह से हो रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए हमारे पास में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं फ्री आयंस। तो अगर हमारे पास में फ्री आयन है सब्सटेंस के अंदर या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर सकता है, तो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी अगर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहेंगे तो, ठीक है, तो उसको हम कंडक्टर कहेंगे। तो यहां पर इसकी जो कंडक्टिविटी बनेगी सॉल्यूशन की, वो कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, वो कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी जो इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस हैं। कौन से आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इनके नंबर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि यही पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मतलब अगर ये आयन हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने वाले जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। जब ज्यादा आयंस होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करेंगे, और जब इसका कंसंट्रेशन हम कम कर देंगे सॉल्यूशन का, होगा क्या कि वहां पर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कम हो जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने वाले जो आयन हैं वो कम हो गए, तो कम इलेक्ट्रिक करंट कैरी होगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि कोई काम हो रहा है, उस काम में जो है कुछ मजदूर लगे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम तो डिसाइड है, हाँ इतना काम है, इतना काम कंप्लीट करना है। अब उसी काम को हमने कराने के लिए जो है मान लीजिए 5 मजदूर लगा रखे हैं। काम कौन कर रहा है, मजदूर कर रहा है। तो 5 मजदूर जो है मान लीजिए उस काम को 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक। तो वहीं पर हम क्या करेंगे, 10 मजदूर यदि लगा दें तो हमारा काम कितने दिन में हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि काम करने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो गया, काम ज्यादा हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा मजदूर हो गए तो काम ज्यादा हुआ, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। और जब काम वही था, मजदूर कम थे, तो काम ज्यादा समय में हो रहा था, मतलब काम जो है कम हो रहा था। तो जो काम 5 मजदूर कर रहे थे, अब उसी काम को 10 मजदूर करेंगे तो ज्यादा काम करेंगे। ठीक वही बात अगर हम यहां अप्लाई करें सॉल्यूशन में, यहां जो आयंस है ये मजदूर हो गए, काम कौन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करना है। तो जब यहां ज्यादा आयंस होंगे, मतलब ज्यादा मजदूर होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कैरी करेंगे, तो मतलब इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। उसी तरह जब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, ठीक, तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि कम आयंस होंगे तो कम इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करेंगे। सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो आपने देखा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब कंसंट्रेशन हम डिक्रीज कर देते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से नंबर ऑफ आयंस, कौन से आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके वजह से कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। मतलब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये था वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किस तरह का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी।
कि मोलर कंडक्टिविटी अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करें तो किस तरह से चेंज होगी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी हमने k की जगह यहां पर क्या लिख दिया, सपोज दैट मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m से हम मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, तो जहां जहां कप्पा है वहां वहां आप लैम्डा m कर दीजिए। अगर आप लैम्डा m कर देंगे तो यहां पर बात बदल जाएगी। जो हमने बात आपको ये बताया वो बात जो है क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ऐसी बातें नहीं रहेंगी, बातें सब बदल जाएंगी। ठीक, तो देखिए इसको हमने यहां पर मोलर कंडक्टिविटी अब की बात किया। यदि हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां एरो आप नीचे की तरफ कर दीजिए, मोलर कंडक्टिविटी ये डिक्रीज हो जाएगी। और जब कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां उल्टा रिलेशन है। यदि आप कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और यदि आप कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ऐसा क्यों है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। अभी हमने जब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात की थी तो हमने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है कप्पा, वो नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब ये मोलर कंडक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, तो आपको बता दें हम, जो मोलर कंडक्टिविटी है ये डिपेंड करती है वॉल्यूम पर। क्योंकि आप जानते हैं जो लैम्डा m है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी होता है। तो अगर यहां से हम कप्पा को थोड़ा सा साइड में रखें तो हम देख रहे हैं जो लैम्डा m है ये v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लैम्डा m जब बढ़ाएंगे तो मतलब जब v बढ़ाएंगे तो लैम्डा m भी बढ़ेगा। मतलब जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे हम तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और जब वॉल्यूम को घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी घटेगी। बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना और घटाना मतलब डिक्रीज करना। तो यदि यहां पर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यदि हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये बात हमने इस फार्मूले से देखा। अच्छा, हमने यहां पर वॉल्यूम तो लिखा नहीं, हमने यहां पर क्या लिखा है, कंसंट्रेशन लिख रखा है। हमने यहां पर कंसंट्रेशन लिख रखा है, वॉल्यूम तो यहां नहीं रखा है, कंसंट्रेशन रखा है। तो यहां पर अब हम ये देखेंगे कि कंसंट्रेशन का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो होता है C इज इक्वल टू होता है 1/P। ये पहले मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियोस आप देखिएगा वहां आपको मिल जाएगा। कंसंट्रेशन मतलब C इज इक्वल टू 1/P। तो कंसंट्रेशन जो है V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा रिलेशन होता है इसका V के साथ। मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, अगर आप वॉल्यूम को घटाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसको हम यहां थोड़ा सॉल्यूशन वाले एग्जांपल से समझते हैं। यदि आप इस सॉल्यूशन का जो आपने यहां बनाया है NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके, तो यहां पर थोड़ा क्वांटिटी फिक्स करनी होगी। मान लीजिए हमने यहां पर कितना है NaCl ले लिया, 1 मोल ले लिया, 1 मोल NaCl ले लिया, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो यहां पर एक सॉल्यूशन बना। और ये हमने इसका वॉल्यूम कितना लिया था, मान लीजिए 1 नहीं बल्कि यहां आप जो है 10 ml ले लो। सपोज दैट आपने यहां जो सॉल्वेंट लिया था वो कितना था, 10 ml, और NaCl कितना था, 1 मोल था। ये लेकर के आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशन का। अब टोटल वॉल्यूम जो यहां पर हो जाएगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा, 10 ml, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में यदि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो जो कंपोनेंट इस सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड स्टेट में होगा
उसी के वॉल्यूम के इक्वल इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो यहां पर वाटर कितना था, 10 ml था। क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है ये भी आपका टोटल कितना हो गया, 10 ml हो गया। और इसमें जो NaCl हमने मिक्स कर रखा है, NaCl सॉलिड स्टेट में है, ठीक। ये कितना है, 1 मोल है। अब यदि हमें इसका कंसंट्रेशन चेंज करना होगा तो हमारे पास एक बहुत आसान सा तरीका है चेंज करने का। इसका कंसंट्रेशन हम कैसे चेंज करें, कुछ मत करिए, इसमें आप सॉल्वेंट मिला दीजिए। सॉल्वेंट इसमें कौन था, वाटर था, तो अलग से आप इसमें वाटर मिक्स कर दीजिए। 10 ml वाटर पहले था, अब इसमें आप 20 ml वाटर कर दीजिए, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और डाइल्यूशन बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करना, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब डाइल्यूशन डिक्रीज करना। तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन घटेगा, और यदि आप कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट तो आपको समझ रहे होंगे, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड बात आपको पता है पहले से, ओके। तो अब यहां पर जो है हमने सपोज दैट इसमें वाटर और मिला दिया। जब यहां पर हम वाटर मिलाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, अब ये 10 ml था, अब ये 20 ml हो जाएगा। यदि इसमें हम क्या करें, 10 ml वाटर और इंक्लूड कर दें इस सॉल्यूशन में, तो ये हो जाता है 20 ml, ठीक है ना, ये हो जाता है 20 ml। खैर हमें थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन हमने उतने बड़ा बनाया था, आपको दिख रहा होगा कि दोनों में वॉल्यूम तो सेम ही दिख रहे हैं। थोड़ा बड़ा बनाइए इसको, ताकि समझने में इसको आसानी हो जाए। चलिए हमने बड़ा कंटेनर ले लिया, यहां तक बना लिया, अब बात आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां पर आपने 10 ml वाटर और मिला दिया, तो अब ये कितना हो गया, 20 ml हो गया। इसके अंदर Na प्लस NCl माइनस है, अब ये हो गया 20 ml। यहां 10 ml में 1 मोल ऑफ NaCl था, और यहां 20 ml में 1 मोल ऑफ NaCl है, यानी NaCl का 1 मोल यहां 20 ml में है, और NaCl का 1 मोल यहां 10 ml में है। तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब ये डाइल्यूट हो गया। यहां वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ जाने से क्या होता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और कंसंट्रेशन कम होने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अभी आपने देखा था कि जो मोलर कंडक्टिविटी है इसका वॉल्यूम के साथ साथ सीधा रिलेशन है, और कंसंट्रेशन से उल्टा रिलेशन है। एक तरह से हम ये कहेंगे कि हमारा 1 मोल जो है, आयन तो उतने ही हैं, आयन डिक्रीज और इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। जब आयन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होंगे तो जो कप्पा हमारा है वो तो कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसको हमने इसीलिए कहा साइड में रखिए, ठीक। हमने वॉल्यूम चेंज किया, जब हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया ये चेंज हो गया, बढ़ाया तो ये बढ़ गया, जब इसको घटाया तो ये घट जाएगा। लेकिन कप्पा यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, कारण ये है कि नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है। अगर आप नंबर ऑफ आयंस को चेंज करेंगे तो कप्पा भी चेंज होगा। तो यहां कप्पा नहीं चेंज होता, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं चेंज हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी चेंज हो रही है। और किस तरह से हो रही है, वो इस तरह से हो रही है, ठीक। तो मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो घट जाएगी, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, सीधी सीधी बात है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ओके। अब इन दोनों बातों क्या, मोलर कंडक्टिविटी को हम थोड़ा सा ग्राफ के हेल्प से समझेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी किस तरह चेंज होगी। थोड़ा इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे।
तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किसी या किसी के वर्सेस प्लॉट करेंगे। यहाँ पर वर्सेस कौन होगा? कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ दो एक्सिस हमने ड्रा किया और दोनों को एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है, जहां पर ये बाइसेक्ट करेगा यहाँ पर क्या होगा? 0 पॉइंट, इसको 0 मान लेंगे। मतलब इस पॉइंट पर जहां ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, कहने का मतलब ये उस पॉइंट पर मोलर कंडक्टिविटी भी आपकी 0 है। ये है मोलर कंडक्टिविटी, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी, और ये है कंसंट्रेशन। ये असल में स्क्वायर रूट में होता है, तो इसको आप ऐसे कर लो, या इसको आप इसको आप ऐसे और करके C1/2 लिख सकते हो। तो ऐसे लिखो आप या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही, दोनों का मतलब एक ही यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन यहां आने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है, डायल्यूशन इंक्रीज होता है, और कंसंट्रेशन इधर जाने पर इंक्रीज होता है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब यहां मोलर कंडक्टिविटी ऊपर जाने पर बढ़ती है, नीचे आने पर घटती है। तो जब आप नीचे आएंगे मोलर कंडक्टिविटी घटने लग जाएगी, नीचे आते जाएगी, आते आते एक बार ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसी तरह से यदि आप एक्स एक्सिस पर राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और यदि आप उल्टा चलेंगे एक्स एक्सिस पर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज होते होते यहां जब आप आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पर मोलर कंडक्टिविटी भी 0 है और कंसंट्रेशन भी 0 है, वो पॉइंट कहां पर मिलेगा? जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, अच्छा, अब ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए प्लॉट किया है, तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका 2 टाइप का है। तो दोनों टाइप का सॉल्यूशन हम इसी ग्राफ में देख लेंगे, ठीक ना। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक, ठीक है ना। दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, मतलब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीट आयोनाइज नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत आयोनाइज होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो पूरी तरह आयोनाइज नहीं होगा, मतलब इनकम्प्लीटली आयोनाइज, इनकम्प्लीटली आयोनाइज, ओह सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, स्ट्रॉन्ग तो कंप्लीट आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, और ये क्या होता है? इनकम्प्लीटली आयोनाइज। ये समझ जाना, इनकम्प्लीट आयोनाइज। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरी तरह आयोनाइज हो जाते हैं। यहां पर सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे जो पूरी तरह आयोनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है KCl। KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर KCl को आपने वाटर में मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया है, तो इसका मतलब KCl जो है उस सॉल्यूशन में पूरी तरह आयोनाइज हो चुका है। अब जब ये पूरी तरह आयोनाइज हो चुका है तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी आप डिफरेंट कंसंट्रेशन पर चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ स्केल बनी होगी, यहाँ स्केल होती है, यहाँ कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं, ठीक है ना। वैल्यूज का मतलब यहाँ मोलर कंडक्टिविटी यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे वैसे वैसे क्या होगी? बढ़ती रहेगी। उसी तरह से कंसंट्रेशन के यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। अगर आप राइट जाएंगे तो वैल्यू आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी, अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। यहाँ कोई वैल्यू ऐसे हमने लिखा नहीं है, बस आपको एक
ओरली या अल्टरनेटिवली आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डेटा याद भी नहीं करना है, कोई डेटा यहाँ एज्यूम कर सकते हैं, ओके। तो जैसे केसीएल को आप किसी कंसंट्रेशन, यहां देखिए इस कंसंट्रेशन पर, यहां तो मोलर कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ होगी, फिर आप इसको दूसरे पर देखिए कुछ ना कुछ होगी, तीसरे पर देखिए कुछ ना कुछ होगी, इस तरीके से। बात समझ रहे हैं आप? थोड़ा इसको और बेंड कर दीजिए। चलिए, हमने 3 पॉइंट बनाए हैं। मतलब जब कंसंट्रेशन हमारा यहां था तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन ये थी। जब कंसंट्रेशन ये हो गया तो कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। हमने अभी आपसे क्या बताया था, जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां कंसंट्रेशन कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ हम चल रहे हैं। और जब कंसंट्रेशन ज्यादा से कम की तरफ चल रहे हैं हम, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही, बढ़ रही। आप देखिए मोलर कंडक्टिविटी इस कंसंट्रेशन पर यहां कहीं एग्जिस्ट करेगी। उसी प्रकार जब हम कंसंट्रेशन और डिक्रीज कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरीके से, आपको यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिली इस तरीके से। मतलब यदि आप इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि स्ट्रेट है तो कहीं ना कहीं y एक्सिस को बाइसेक्ट कर देगी, मतलब y पर जाकर के मिल जाएगी किसी पॉइंट पर, y को क्रॉस करेगी जब आप पीछे बढ़ा देंगे उसी रेशियो में। तो जहां पर ये y को क्रॉस कर देगी, y पर हमने क्या दिखाया, मोलर कंडक्टिविटी, वहीं पर इसकी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि वहां उसने क्रॉस कर दिया। अब ऊपर तो बढ़ेगी नहीं, जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसका वही उसकी लिमिट हो गई। बात समझ रहे हैं आप? और ये लिमिट कब मिलेगी, जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते करते जीरो कर देंगे। तो कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाएगा तो जीरो कंसंट्रेशन पर यहां जो मोलर कंडक्टिविटी होगी केसीएल सॉल्यूशन की, वही इस केसीएल सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी एट द कंसंट्रेशन जीरो, ठीक। तो कंसंट्रेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करते करते जब जीरो कर देंगे तो जीरो आने पर इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब यदि यहीं पर हम इसी ग्राफ में वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हम कहेंगे उसका पॉइंट थोड़ा सा अलग है, उसका बिहेवियर जो है स्ट्रॉन्ग से अलग है इस ग्राफ में। ये स्लोली जो है इंक्रीज हो रहा है, देखने बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन हो रहा है इंक्रीजमेंट मोलर कंडक्टिविटी में। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका बिहेव अलग होता है, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, इसको हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं। आपको पता है पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलेगा। अब जैसे हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, सपोज दैट CH3COOH, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता। तो जब कंसंट्रेशन आपका यहां कहीं होगा, यहां इस कंसंट्रेशन पर ये बहुत कम आयोनाइज होगा, पूरी तरह आयोनाइज नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, मींस डायल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, तो डायल्यूशन बढ़ने के साथ साथ इसका जो आयोनाइजेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे आप इधर आएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे आप इधर आएंगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और आयोनाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन फिर ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके हो जाता है।
ठीक है ना, हम इस पॉइंट से चले थे। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा ये ग्राफ जो है ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक। इंक्रीजमेंट जिसमें भी मतलब आपको दिखाना है कुछ इस तरह का इंक्रीजमेंट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जैसे जैसे हम डायल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे देखिए मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग कंसंट्रेशन पर इंक्रीज हो रही है। इस कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी यहां कहीं आएगी, यहां कहीं आएगी, इस कंसंट्रेशन पर यहां कहीं आएगी। ध्यान रखिए पहले जैसे इसका हम डायल्यूशन डायल्यूशन इंक्रीज कर रहे थे और कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में इसका जो आयोनाइजेशन है वो बढ़ रहा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी बट स्लोली स्लोली बढ़ रही थी। लेकिन जब हम जीरो के आसपास आते हैं तो इसकी अचानक जो है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। जब ये लाइन ऊपर जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी वाई एक्सिस के, तो कहीं पर इसको क्रॉस नहीं करेगी। तो यहां इस तरीके से तो हम यही कह सकते हैं कि हम इसका डायल्यूशन बढ़ाते रहे, जीरो कर दिया तो भी कहीं क्रॉस नहीं किया। जीरो करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी थी उसकी लिमिट हमें पता लग गई। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी लिमिट हमें यहां नहीं मिल रही। हम चाहे जितना इसका डायल्यूशन डिक्रीज करते हैं हमें लिमिट नहीं मिल रही। ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और देखना होगा। हम क्या देखेंगे, इसके आगे का एक पॉइंट है वो है कोलराउस लॉ। कोलराउस जो है एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि इसकी लिमिट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में वेरिएशन को लेकर के इतना ही पॉइंट था। यहां जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इस प्रॉब्लम को हम डील करेंगे कोलराउस लॉ से। तो वो प्रॉब्लम अगले वीडियो में डील करेंगे। पहले आप इतना पढ़िए, समझिए, और दिक्कत आए तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके, इस वीडियो में इतना ही। जय भारत।